नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी डिमांड थी जिसे कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उनका कहना था कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उनका अडॉप्टेड चाइल्ड होगा वो किंग बनेगा। उनकी इसी डिमांड को जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी सुपीरियरिटी और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। जबकि वो ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, यहाँ के जो रूल्स थे उसके तहत जो भी किंग होता था उसका जो सन होता था वो किंग के बाद उसका जो सन होता था वो किंग बनता था। अगर उसके कोई चाइल्ड नहीं है तो क्या होता था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता था वो किंग बना दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने न्यू रूल ला दिया जो कि डलहौजी ने लाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, इसके तहत जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड होता था उसे किंग नहीं बनाया जा सकता था। और ऐसी दशा में अगर उसे किंग नहीं बनाया जा सकता तो क्या होता था कि जो सत्ता होती थी, जो राज्य होता था, वो इन ब्रिटिशर्स के अधिकार में आ जाता था। इसी वजह से उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ लाया और उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। आइए अब आंसर देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द heir to the kingdom after the death of her husband. Confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, what did the British to do protect the interests of those who converted to Christianity? जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो रहे थे, ईसाई धर्म को जो लोग अपना रहे थे, उनके इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो उनके लिए उन्होंने एक लॉ लाया 1850 में, जिसमें कि कहा गया कि जो भी इंडियन अपने को कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में, जो भी इंडियन है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति में से तब भी हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उसके एंसेस्टर की संपत्ति है, वो उसे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसे उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। ये उन्होंने लॉ लाया जिससे कि लोग उनकी तरफ जिससे कि लोग उनके धर्म को अपनाने के लिए, उनके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए तेज़ी से तैयार हों। लेकिन जो इंडियन थे उन्हें समझ में ये आने लगा कि ये हमारे कल्चर को, हमारे रूल्स को, सबको नष्ट करने आए हैं। तो इसलिए जो उनके इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या काम किया, उसके लिए उन्होंने लॉ लाया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी उन्हें उनकी संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें से हिस्सा मिलेगा। आइए अब देखते हैं। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजर। उसे आसान कर दिया गया, क्योंकि पहले क्या था कि लोगों को था कि अगर क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाएंगे तो उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति जो है वो नहीं मिलेगी। उसे इन्होंने आसान बना दिया। और दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। तो अपने पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा मिलेगा क्रिश्चियनिटी में चेंज होने के बाद भी। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सेपॉय हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू डू। जो न्यू कार्ट्रिज यूज होती थी उसके यूज में क्या ऑब्जेक्शन था लोगों को, जो सिपाही थे उन्हें उसके यूज में क्या ऑब्जेक्शन था। तो बच्चों, इसका आपको आंसर पता होगा कि उन्हें क्या ऑब्जेक्शन था। आपने इस पे मूवी भी देखी होगी, तो जो चीज़ हम देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद होती है, पढ़े से ज़्यादा जो हम देखे होते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्ट्रिज यूज़ होती है उसे दांत से खोलना पड़ता था, और जिसपे कि कोटेड होती थी पिग फैट या काऊ फैट से, जिसकी वजह से जो इंडियन थे तो उन्हें लगा कि जो उनका रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि एक तो पिग फैट, काऊ फैट का उसमें यूज़ हो रहा है और वो भी उन्हें अपने दांतों से खोलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और मना कर दिया काम करने से। और इसी वजह से उन्हें क्या किया गया कि उन्हें उनकी सर्विस से हटा दिया गया और अपने ऑफिसर्स की आज्ञा ना मानने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया फॉर 10 ईयर।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया उसके यूज पे, न्यू कार्ट्रिज के। अब आइए आंसर देखते हैं। सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। 85 सिपाही जो थे मेरठ छावनी के, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये खबर तो धीरे धीरे फैली, तो वहां पहले मेरठ में लोगों को पता चला, तो इसलिए वहां के लोगों ने मना कर दिया। 85 सिपाही वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उनकी सर्विस से हटा दिए गए। 85 सिपाही जो थे वो हटा दिए गए और सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। अपने ऑफिसर की आज्ञा ना मानने की वजह से उन्हें 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर्स के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। लास्ट मुगल एम्परर जो कि बहादुर शाह जफर थे, उनकी लाइफ के लास्ट ईयर्स जो थे वो कैसे बीते। तो बहादुर शाह जफर जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो आए हैं तो ब्रिटिशर्स ने एक टाइम में ये तय कर लिया कि जो लास्ट मुगल एम्परर होगा वो बहादुर शाह जफर ही होगा, उसके बाद किसी को या उनके बेटों को आगे राजा नहीं बनाया जाएगा और उन्हें उनके राज्य से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उनके जो बेटे हैं उन्हें राजकुमार की तरह वरीयता दी जाएगी, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने उनको हटा दिया और दिल्ली में ही उन्हें कैद करके रख दिया, दिल्ली में ही उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब हम देखते हैं 1857 का जो रेबल होता है, उसमें क्या होता है कि उसके बाद लोग इनके पास भी आते हैं हेल्प के लिए। जब विद्रोह बहुत तेज बढ़ता है, उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, तो लोग बहादुर शाह जफर के पास भी आते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से बहादुर शाह जफर जो है वो विद्रोह में साथ में आ जाते हैं, लोगों के साथ में आ जाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये विद्रोह जो होता है वो बंद हो जाता है, जो मई में शुरू होता है वो आके सितंबर तक बंद हो जाता है विद्रोह। और वहां पर क्या होता है कि उस टाइम में बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाता है, और उनके जो 2 बेटे थे, उनके दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है, और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को क्या किया जाता है कि उन दोनों को रंगून की जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है जेल में। तो ये रहा बहादुर शाह जफर का जो लास्ट का टाइम था, वो इस तरह से बीता कि उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है, और उन्हें और उनकी वाइफ को जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है। आइए अब आंसर देखते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. वहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द confidence of the British rulers about their position in India before May 1857। Before May 1857 अपनी पोजीशन को लेके जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो क्यों कॉन्फिडेंस थे। तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वो कॉन्फिडेंस थे। वो रीजंस क्या थे, आइए देखते हैं। These are the ways the rights of the local rulers were snatched away which was now controlled by the British। जो इंडियन रूलर्स थे उनके बहुत सारे अधिकारों को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो अपने पोजीशन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस थे। इसलिए जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या था कि अगर कोई किंग है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, जो भी किंग होता है उसका जो चाइल्ड होता है वो किंग बनता है। लेकिन अगर चाइल्ड नहीं है तो उसकी तो लोग क्या करते थे कि जो कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते थे और उसे ही किंग बनाया जाता था। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो अडॉप्टेड चाइल्ड था वो किंग के रूप में मान्य नहीं था। तो उससे क्या था कि अगर वो उस राजा की डेथ हो जाती है तो उसके राज्य पर ये कब्जा कर लेते थे, ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए इन्हें अपनी पोजीशन जो थी वो स्ट्रांग लगी, क्योंकि अगर उनका कोई चाइल्ड नहीं है और अडॉप्टेड चाइल्ड की मान्यता को इन्होंने खारिज कर दिया, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड को इन्होंने किंग बनाने से मना कर दिया, तो उस राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इसी में सब्सिडियरी अलायंस हमने पहले पढ़ रखा है कि इसके तहत क्या था कि जो राजा होता था वो स्वतंत्र तरीके से, किंग जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता था, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता था। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनकी दी हुई आर्मी उसे रखनी होती थी और उसके सारे खर्चे इन्हें उठाने पड़ते थे।
वो अगर उनकी जो सैलरी होती थी वो पे नहीं कर सकते थे, वो किंग नहीं पे कर सकते थे, तो उनके लैंड जो थी वो ले ली जाती थी। तो ये था। इसके अलावा कि हर जो रूलर्स थे, जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते थे, उन सभी रूलर्स को अपने यहाँ एक रेजिमेंट रखना पड़ता, ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ता था। जो भी इन्हें अदर स्टेट के या फिर अदर कंट्री के लोगों से अगर इन्हें कोई भी रिलेशन अपने रखने हैं, तो वो उनकी देखरेख में या उनके अकॉर्डिंग उनके सहमति पे ही रख सकेंगे। अपने से वो किसी भी अदर कंट्री के साथ या अदर स्टेट के साथ वो कोई भी रिलेशन नहीं रख सकते हैं। उन्हें कौन से डिसीजन लेने हैं, उनके राज्य में कौन आएगा जाएगा, ये सारी चीज़ें वो ब्रिटिश रूलर्स ही तय करते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को चलना पड़ता था। तो इस वजह से ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो अपनी पोजीशन थी उसे लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम इंडियन सोल्जर्स यूज्ड टू गेट देयर greed from the British, due to which the British won many wars before 87। बहुत सारे वॉर्स हमने देखे कि बिफोर 87 बहुत सारे वॉर्स हमने देखे जो कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी वजह से ही ब्रिटिशर्स जीते, क्योंकि ये अपनी लालच की वजह से, अपनी ग्रीडनेस की वजह से वो उनसे जाकर मिल जाते थे और यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा दिया करते थे। मीन्स इंडियन रूलर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो उन्हें दे दिया करते थे, जिससे कि इंडियन रूलर्स को हराना इन्हें आसान हो जाता था। इस वजह से भी इनकी पोजीशन जो थी, इन्हें कॉन्फिडेंट लगी कि वो अपनी लालच में इनके साथ, जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी लालच में इनके साथ हो जाएंगे और इन्हें जीतने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। डलहौजी ने अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफर के बाद उनकी जो फैमिली होगी उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेड फोर्ट से दिल्ली में दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने सब धीरे धीरे उन्हें हटाने के तरीके, उन्होंने धीरे धीरे उनके कॉइन्स थे, कॉइन्स पे से उनके जो पिक्चर्स थे उन्हें हटवाना शुरू कर दिया। In 1857, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king। अब देखिए, अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या आगे बोल दिया। लॉर्ड कैनिंग ने बोल दिया बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल एम्पायर होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं बन सकेगा। जो उनके पुत्र होंगे वो भी सिर्फ एक राजकुमार के रूप में मान्यता होगी, उनकी एक प्रिंस के रूप में मान्यता होगी, बट उन्हें किंग नहीं बनाया जा सकेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो उनका किंगडम होगा उस पर इनका अधिकार रहेगा ब्रिटिशर्स का। तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस थे, ये सारी सिचुएशंस थी जो उन्हें कॉन्फिडेंस बनाती थी कि उनकी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, व्हाट इंपैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद जो रूलिंग फैमिलीज थी, पीपल थे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब बहादुर शाह जफर इस रेबल में जो 1857 का रेबल था उसमें साथ में आ जाते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। तो बहादुर शाह जफर, जिन्हें कि पहले इस विद्रोह में साथ में आने को कहा जाता है बट वो मना करते हैं, लेकिन लोगों के फोर्स करने पे वो साथ में आ जाते हैं। उसके बाद वो ब्रिटिशर से फाइट के लिए जो नवाब थे, चीफ थे या और छोटे बाकी रूलर्स थे, उन्हें लेटर लिखते हैं ब्रिटिशर से फाइट के लिए, एक कन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हैं जिसमें कि सब साथ में आए। उनके इस लेटर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो मुगल के अंडर में ही काम किया करते थे। तो उन्हें लगा कि अगर ये मुगल्स जो हैं, ये अगर ब्रिटिशर्स को हरा दिया जाता है तो मुगल शासन जो है वो वापस आ जाएगा और उसके बाद हम भी अपनी अपनी इकाइयों पर राज कर पाएंगे, अपनी अपनी जो भी स्टेट्स हैं, जगह है, वहाँ पर हम वापस से राज कर पाएंगे। इसलिए लोग इनके साथ धीरे धीरे आने लगे। ये जो खबर थी कि इसमें बहादुर शाह जफर जो हैं वो रेबेलियन के सपोर्ट में आ गए, इस खबर का लोगों पे इतना इम्पैक्ट पड़ा कि लोग धीरे धीरे सब इससे जुड़ने लगे। साधारण लोग भी जुड़ने लगे, जो चीफ थे, नवाब थे, सभी धीरे धीरे जुड़ने लगे। रेजिमेंट जो रेबेलियन थे वो अलग अलग रेजिमेंट में जाकर सिपाहियों को साथ में लेने लगे और वो सिपाही जाकर जो मेन जगह थी कानपुर, दिल्ली और लखनऊ, वहाँ की रेजिमेंट में जाकर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्हें साथ में लेना शुरू कर दिया। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि धीरे धीरे सब उसमें आने लगे।
पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, उन्होंने भी अपने आप को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स, जब ये चीज़ें उन्होंने देखी तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की और उन्हें हरा दिया और उन्हें वहाँ से हटा दिया और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा घोषित करने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर के अंडर में ही अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया और लखनऊ के नवाब बिरजिस कद्र ने भी अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। इसमें फिर आगे जो बहादुर शाह जफर की माँ जीनत महल, उन्होंने भी पार्ट लिया और भाग लिया और उसके बाद हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई वो भी इसमें आ जाती हैं। तो इस जो बहादुर शाह जफर इस विद्रोह से जुड़ते हैं तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि कुछ नवाब हों, चीफ हों, साधारण लोग हों या फिर सिपाही हों रेजिमेंट के, वो सभी इस युद्ध में साथ में आ जाते हैं। सबको लगता है कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं उनका अंत होगा और वापस से मुगल शासन आएगा। आइए अब हम आंसर देखते हैं। जफर रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स टू द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। दिस single step taken by Bahadur Shah Zafar had great implications. Many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. उन्हें लगा कि अंडर मुगल अथॉरिटी जैसे वो पहले शासन करते थे, फिर से उनके रूल्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक Kanpur, Delhi and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and railed around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. तो इस तरह से ये हमारा जो आंसर होता है कंप्लीट होता है कि इसमें धीरे धीरे आके सभी ब्रिटिशर्स से फाइट के लिए सभी साथ में आ जाते हैं इस युद्ध में बहादुर शाह जफर के आने के बाद ये इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। अवध के लैंड ओनर्स से सबमिशन के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा। ब्रिटिशर्स जो कि 1957 का जो विद्रोह था उसके बाद उन्होंने लोगों के बीच में अपना विश्वास बनाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने लैंड ओनर से क्या कहा, अवध के लैंड ओनर से उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands। उन्होंने अनाउंस किया, रिवार्ड्स अनाउंस किए, किसके लिए, जो कि लॉयल लैंड होल्डर्स थे, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल लैंड होल्डर्स थे, उनके लिए उन्होंने रिवार्ड अनाउंस किए कि जो उनकी लैंड है, जो पहले क्या था, पहले इन्होंने क्या किया था, लोगों की लैंड जो थी छीन ली, उस सब जगह पे अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अब बोले कि जो कोई भी लॉयल था हमारे साथ वो क्या कर सकता है, वो अपनी लैंड को अपनी लैंड पे अपने ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं उनको एंजॉय कर सकता है। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट, दोज हु हैड रेबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड इफ दे had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claim to land would not be denied। उन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी जिन्होंने भी विद्रोह किया लेकिन अगर अभी सबमिशन कर रहा, समर्पण कर रहा है, विद्रोह किया और समर्पण कर रहा है अभी, और उन्होंने किसी भी अंग्रेज को मारा नहीं, किसी भी व्हाइट पीपल को मारा नहीं है, तो वो भी अपनी लैंड को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लैंड की ओनरशिप एंजॉय कर सकते हैं। Nevertheless, hundreds of sepoy, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, सैकड़ों सिपाही, रेबल, नवाब एंड राजाज को क्या किया, उन पे मुकदमा चलाया और उन्हें हैंग करवा दिया। तो लोगों के बीच उन्होंने विश्वास जताना चाहा, लेकिन उन्होंने ये भी किया कि बहुत सारे लोगों पे मुकदमा भी चलवाया, इतना होने के बावजूद भी बहुतों पे मुकदमा चलवाया और उन्हें हैंग भी करवा दिया। तो ये था उनका कि अवध के जो लैंड होल्डर्स थे उनसे सबमिशन के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रेबेलियन ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में बताना है।
तो जब बच्चों 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो काफी डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि दोबारा से विद्रोह हो सकता है। उस टाइम के विद्रोह को तो वो किसी तरह से शांत करा देते, बट उन्हें लगता है दोबारा से विद्रोह हो सकता है, जिसके लिए वो अपने जो पॉलिसीज थी उन्हें उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, जिससे कि लोग असंतुष्ट ना हो सके या विद्रोह ना कर सके। तो क्या थे, उन्हें हम जो पॉलिसीज में चेंजेस हुए वो क्या थे, उन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। 1858 में न्यू एक्ट आता है, जिसके तहत जो पावर होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दी जाती है, जिससे कि इंडियन अफेयर्स को वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज कर सकें। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी, जो कि इंडिया के गवर्नेंस ऑफ इंडिया के सभी मैटर्स को देख सके। और उसे घोषित किया गया, जो उस टाइम इंग्लैंड के किंग या फिर इंग्लैंड की क्वीन थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसे घोषित किया गया। आइए देखते हैं। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स, सभी मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी मैटर्स के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया, और जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, अडॉप्टेड सन्स वर एक्सेप्टेड एज अ किंग। अडॉप्टेड सन, पहले हमने क्या देखा कि झांसी की रानी जो है, जब उनके सामने डिमांड रखती हैं ब्रिटिशर्स के सामने कि अगर उनके पति की डेथ होती है तो फिर उनकी जगह पे उनके अडॉप्टेड चाइल्ड को किंग बनाया जाए। बट उस समय क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला दिया गया था, जिसके तहत कि अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा बनाना नामंजूर था, उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था। उसकी जगह जो सत्ता होती थी, अगर राजा की डेथ हो जाती है और उनका खुद का कोई चाइल्ड नहीं है तो अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं बनाया जा सकता था। वो सत्ता जो होती थी वो उस पर ये ब्रिटिशर्स जो होते थे वो कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो अडॉप्टेड चाइल्ड की डिमांड थी उनकी, उसे किंग बनाया जा सके, उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के मैटर में तो उन्होंने मना कर दिया, बट 1858 में जो न्यू एक्ट आया उसके तहत उन्होंने अडॉप्टेड चाइल्ड को किंग बनाने की मान्यता को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विथ सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। होता क्या है कि 1857 के बाद जो मुस्लिम्स थे उनके लैंड और प्रॉपर्टी पे ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो कब्जा कर लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो 1857 का विद्रोह होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर है, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया के लोगों की जो रिलीजन है और सोशल प्रैक्टिस है उसे वो सम्मान देने की बात इसमें कही गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। डिसाइड किया गया कि जो आर्मी है उसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए और उनकी जगह यूरोपियन की भर्ती की जाए, यूरोपियन आर्मी की भर्ती की जाए, मतलब यूरोपियन की संख्या को बढ़ाया जाए और इंडियन आर्मी की संख्या को कम किया जाए। नेक्स्ट है, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। जो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसे सुरक्षित किया गया और उसके अलावा और उन्हें सिक्योरिटी दी गई उनकी लैंड्स के लिए। तो ये हमने देख लिया कि ये कुछ चेंजेस थे जो कि उस पॉलिसी में किए गए। न्यू पॉलिसी जो आई, न्यू एक्ट आया 1858 में, उसमें ये चेंजेस किए गए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग रिमेम्बर्ड बाय पीपल इन योर एरिया और योर फैमिली अबाउट सन 57 की लड़ाई। What memories do people cherish about the Great Uprising? क्वेश्चन क्या है हमारा, सन 57 की लड़ाई, इसके बारे में अपनी फैमिली या आसपास के लोगों से आप बात करिए।
उसके बारे में बताइए। और क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि उस टाइम की कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो अभी भी लोगों को अप्राइज करती हैं, उत्तेजित करती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आप इसके बारे में पता लगाइए अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों से, और फिर इसका आंसर लिखिए और मुझे आप कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इन व्हाट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमन फॉर हर टाइम्स। क्वेश्चन हमारा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, अपने टाइम की अनयूजुअल वुमेन थी वो कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसा नाम जिसे हम सभी जानते हैं, बहुत ही गर्व के साथ लेते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल का क्रेडिट किसी को जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई को जाता है, क्योंकि यहीं से अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है उसकी नींव पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म हुआ था 1828 वाराणसी में, इनके फादर का नाम था मोरोपंत तांबे। बचपन में इनका नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से लोग मनु बुलाते थे। इन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक था और उसमें बहुत आगे थी। ये बड़ी होती है, इनकी शादी हो जाती है मिस्टर गंगाधर राव, किंग ऑफ झांसी मिस्टर गंगाधर राव के साथ। उन्होंने इन्हें नाम दिया रानी लक्ष्मीबाई। इनका एक अपना चाइल्ड होता है जिसकी बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है। इसके बाद अपनी फैमिली के किसी चाइल्ड को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। मिस्टर गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ती है, उनकी डेथ हो जाती है। रानी ने डिमांड रखी कि उनकी डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड चाइल्ड को किंग बनाया जाए, लेकिन उनकी इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया और नवंबर 1853 में मिस्टर गंगाधर राव की डेथ होती है और फेब 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ला दिया जाता है, जिसके तहत जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा उसे किंग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो नजर पहले से थी झांसी पे। उन्हें लगा कि अब किंग है नहीं, उनका कोई अपना चाइल्ड है नहीं, तो ये वाला रूल लाने के बाद, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ जो हम रूल ला रहे हैं, इसके बाद कोई भी ऐसा साम्राज्य अगर होगा तो उस पे हमारा अधिकार होगा। इसलिए उन्होंने रानी की डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन रानी इतने पे हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने जोर देके कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और इसके लिए उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। लोगों के सपोर्ट के साथ उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। और कुछ टाइम के बाद, लेकिन इन्हीं के किसी सपोर्टिव की वजह से, इन्हीं के किसी आदमी की वजह से, जो कि जाके ब्रिटिशर से मिल जाता है और उन्हें खबर दे देता है, और रानी लक्ष्मीबाई को उनके ही महल में घेर लिया जाता है। फैसिलिटीज कम होने पे, सैनिकों के कम होने पर भी इन्होंने उनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल डटकर सामना किया। लेकिन इसी युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है। 1858 में ग्वालियर के युद्ध में ही उनकी डेथ हो जाती है। हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपना जीवन किस तरह से जिया, चाहती वो तो एक पेंशन पे रह लेती, लेकिन उन्होंने इसे मना किया और अपनी झांसी, जो कि उनका साम्राज्य थी, अपनी झांसी किसी को भी नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो चाहती थी ब्रिटिशर्स के हाथ में उनकी झांसी ना जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने टाइम की अनयूजुअल वुमेन थी कैसे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल गोज टू रानी लक्ष्मीबाई। She was born in 1828 in Varanasi. Her father's name was Moropant Tambe. Her childhood name was Manu. She was very fond of horse riding. She was married to Raja Gangadhar Rao of Jhansi, after whose death the Britishers refused to make her adopted son the king and passed her order on Jhansi, which Lakshmibai refused. She died in Gwalior while fighting the Britishers. ब्रिटिशर्स से फाइटिंग के दौरान उनकी ग्वालियर में डेथ हो जाती है। हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अपने टाइम की अनयूजुअल वुमेन थी वो कैसे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट रानी के अंदर इतना ज्यादा था कि जब उनके सामने दो रास्ते आए, या तो वो सरेंडर कर दें और या फिर वो फाइट करें, उनमें से उन्होंने फाइट की। जबकि उन्हें पता था कि उनके पास रिसोर्सेज कम हैं, उनके पास सैनिक कम हैं, फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि फैसिलिटीज कम थी, सैनिक कम थे, फिर भी वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी। अपनी झांसी को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की।
डिटरमाइन टू एम, उनका एम था झांसी को बचाना, जिसके लिए वो लास्ट तक लड़ती रहीं। फाइट फॉर हर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, उनका अधिकार था उनकी झांसी, अपने अधिकारों के लिए वो बराबर लड़ती रहीं। तो हम सोच सकते हैं कि उनकी पावर जो थी वो कितनी ज्यादा थी। हमने देखा है कि रानी लक्ष्मीबाई जिस समय वो फाइट कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनकी बैक पे उनका चाइल्ड बंधा होता है, घोड़े की लगाम उनके माउथ में होती है और दोनों हाथों से वो लड़ाई कर रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी पावरफुल वुमेन थी। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप उनमें इतनी ज्यादा थी, इसी वजह से अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लोगों को इकट्ठा कर सकी और लोगों में उनसे विद्रोह करने के लिए एक आग जो है, ज्वाला जो है वो जगा सकी। नेक्स्ट है रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, जिसे वो बहुत अच्छे से जानती थी, और उन्होंने अपनी झांसी जो कि ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में लेना चाहते थे, उसके खिलाफ बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज उठाई, उनके साथ बराबर उन्होंने फाइट किया, जबकि ये जानते हुए कि मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, फिर भी वो आखिरी टाइम तक लड़ती रही अपनी झांसी को बचाने के लिए। उनके अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जो उनके जो अन्याय थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। इस तरह हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में हमने जाना, और वो अपने टाइम की अनयूजुअल वुमेन कैसे थी। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।